हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईटीओ क्लासेस। दोस्तों, आज है सितंबर 23, थर्सडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आपके लिए रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। चलिए ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। तो आज फ्रंट पेज पे जो सबसे पहली न्यूज है वो क्या कहती है? कोविड डेथ्स, सेंटर ओकेज एक्स ग्राशिया, स्टेट फंड्स टू कवर इट। ये पूरे का पूरा मामला क्या है आपको मैं थोड़ा बता देता हूं। ये पूरा मामला ऐसा है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जिस इंसान की भी मौत कोविड की वजह से हुई है उसके रिलेटिव्स को यानी कि उसके किन को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब आप बोलो सर 50,000 रुपए सरकार क्यों दे रही है? क्योंकि दिस इज अंडर द लॉ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही है। देखिए थोड़ा सा मामला आपको मैं समझा देता हूं। इंडिया में एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। क्या नाम है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दोस्तों 2005 में पास हुआ था और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पास किया गया था अकॉर्डिंग टू एंट्री 3 अंडर द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट किस लिए क्या होती है आपको पता ही है। एक यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। आपका मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर कितने होते हैं और कंकरेंट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं। कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें से जो एंट्री नंबर 23 है वो कहता है सोशल सिक्योरिटी एंड द सोशल इंश्योरेंस। इसके तहत सरकार ने 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया था और इसके अंदर जो एक प्रोविजन था जिसे कहा गया है 12(3), ये प्रोविजन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी की लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है या उसका लिवलीहुड चला जाता है या उसके हाउस का डैमेज हो जाता है तो सरकार उसको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देती है। कितना बेनिफिट देती है ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, इस लॉ के अंदर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन 2015 में सरकार ने एक नोटिस इशू किया था और उसमें कहा था कि नेचुरल कैलेमिटी से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए का सरकार मॉनेटरी बेनिफिट देगी। मतलब उसके जो नियर डियर लोग होते हैं, उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड या उसके बच्चे, 4 लाख रुपए देगी। अब इसके लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे क्योंकि सरकार ने 2020 में कोविड को एक नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर कर दिया था। अब क्योंकि सरकार ने नोटिस दिया हुआ है इसीलिए सरकार को 4 लाख रुपए देने पड़ते। उन्होंने कहा कि जो भी लोग मरे हैं आप उनको 4 लाख रुपए दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पूछा, सरकार ने कहा देखिए सर 4 लाख रुपए हर इंसान को देना जो कोविड से मरे हैं वो इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को डायरेक्ट पैसा देने की बजाय दूसरी फैसिलिटी दे रहे हैं। उनको वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट दे रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करा रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग 4 लाख रुपए नहीं दे सकते। सरकार ने यह कहा कि इस लॉ के अंदर एक वर्ड मेंशन किया गया है एक्स ग्राशिया। इस पे फोकस करने की आपको जरूरत है। एक्स ग्राशिया का मतलब कंपलसरी नहीं होता है। एक्स ग्राशिया का मतलब एक लीगल मैंडेटरी नहीं होता है। एक्स ग्राशिया का मतलब होता है कि सरकार का मन करेगा तो वो देगा, सरकार का मन नहीं करेगा तो वो नहीं देगा। गवर्नमेंट इज नॉट लीगली बाइंडिंग अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। लीगली बाइंडिंग नहीं है, याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ओके, तो ये पूरे का पूरा मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब थोड़ा सा प्रेशर डाला सरकार के ऊपर तो फाइनली सरकार ने अग्री किया है कि हम लोग 4 लाख रुपए देने के बजाय 50,000 रुपए हर मरने वाले को देने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर सरकार ने एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश की थी। देखिए 3 लेवल पे होता है, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। जो सेंटर लेवल पे होता है उसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। जो स्टेट लेवल पे होता है चीफ मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जो डीएम होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। आपका एग्जाम अगर क्लियर हो जाता है, कल को आप भी डीएम बनते हो तो आप भी उसके चेयरमैन बनने वाले हो। तो ये पूरे का पूरा मामला था। फाइनली सरकार ने बोल दिया है कि उनको 50,000 रुपए मिलेंगे। तो पहली न्यूज तो थी, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो जीएस पेपर 3 में जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है वहां से ही आपका कवर करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला मामला जो है, अगली न्यूज आती है यूके अपडेट्स कोविशील्ड ओकेज नोट जैब सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सेज नोट टोल्ड रीजन। अब देखिए पहले भी इस न्यूज को मैं आपको करवा चुका हूं। इंडिया और यूके के बीच में थोड़े रिलेशन खराब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यूके कह रहा है कि भैया इंडिया से जो लोग वैक्सीन लगवा के आ रहे हैं कोविशील्ड, हम उनको
वैक्सीनेटेड नहीं मान रहे हैं। कोविशील्ड को तो अप्रूवल है लेकिन सर्टिफिकेट को अप्रूवल नहीं है। अब आपको भी पता है ये क्यों है, मुझे भी पता है क्यों है। क्योंकि हमारी कंट्री में जो 2 नंबर का काम करने वाले हैं ना, 420 करने वाले हैं, वो बहुत सारे हैं। कितने सारे स्कैम होते हैं इंडिया में कि लोगों को पैसा दे के कोविड-19 का सर्टिफिकेट मिल गया नेगेटिव, ट्रैवल करने के लिए लोग गए, कोविड-19 का सर्टिफिकेट लेके चले गए, 1500 रुपए में हमारे कंट्री में नेगेटिव सर्टिफिकेट बिक रहे हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसी वजह से शायद इंग्लैंड ने ये कहा है कि जो लोग सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं हम उनके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। कोविशील्ड को तो अप्रूवल है क्योंकि कोविशील्ड को WHO भी अप्रूव करता है, लेकिन भैया सर्टिफिकेट को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो भी लोग इंडिया से यूके में जाना चाहते हैं उनको 10 दिन का मैंडेटरी क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। सरकार कह रही है कि ये तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है। यूके कह रहा है भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, यही पॉलिसी है, मानना है तो मानो नहीं तो भाड़ में जाओ। ये पूरे का पूरा मामला है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज क्या कहती है। अगली न्यूज कहती है एयर क्वालिटी न्यू WHO नॉर्म्स नाउ ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया पोल्यूटेड। WHO ने पिछली बार क्या किया था, थोड़ा न्यूज आपको दिखा देता हूं मैं। लास्ट टाइम WHO ने 2005 में अपने कुछ नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उसने पोल्यूशन का कुछ स्टैंडर्ड सेट किया था। देखिए एक आपको दिखा देता हूं मैं, स्टैंडर्ड सेट किया था। उसके बाद WHO ने अभी दोबारा से अपनी इस लिस्ट को अपडेट किया है और WHO ने कहा है कि जिस लिस्ट के अंदर जैसे PM है, PM 2.5, PM10, इनका लेवल सेट किया है। अगर इस लेवल से ज्यादा आपकी कंट्री में PM 2.5 पाया गया तो इसका मतलब आपकी कंट्री पोल्यूटेड है, और इससे अगर कम है तो आपकी कंट्री पोल्यूटेड नहीं है, मतलब एयर पोल्यूटेड नहीं है। हम लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। इंडिया में हम पहले से ही WHO के नोटिफिकेशन को, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। WHO कहता है कि PM 2.5 का लेवल जो है वो 5 ppm होना चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन। इंडिया कहता है कि नहीं, पार्ट्स पर मिलियन नहीं, ये 40 होना चाहिए। WHO कहता है कि PM10 का लेवल वो जो है 25 होना चाहिए। इंडिया कहता है नहीं, ये 60 होना चाहिए। इंडिया में पोल्यूशन के स्टैंडर्ड जो है वो काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू WHO। तो WHO ने जो नई गाइडलाइंस निकाली है, क्या इससे इंडिया के ऊपर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हमारी जो पॉलिसी चल रही थी वो अभी भी ऐसे ही चलने वाली है क्योंकि WHO को तो हम पहले से ही फॉलो नहीं करते थे। गेटिंग दिस पॉइंट। इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। दिस इज अ प्रोग्राम नेशनल क्लीन, दो है हमारे यहाँ पे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। इन स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि क्या वहां पे एयर पोल्यूटेड है कि नहीं है। नेशनल क्लीन एयर जो प्रोग्राम है ये चलाया गया था 2019 में, याद रखने ना, 2019 में इसको चलाया गया था और इसने एक टारगेट सेट किया है। इसने कहा है कि 2024 तक हम लोग एयर पोल्यूशन को 20% से 30% तक कम करेंगे इंडिया में, इन 122 सिटीज। आप सबको पता है कि इस दुनिया की टॉप 21 द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री आर इन इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स नॉट एन ओपिनियन, इट्स अ फैक्ट। तो हम इंडिया भी चाहता है कि पोल्यूशन कम करे, लेकिन WHO के हिसाब से नहीं, अपने खुद के हिसाब से। इंडिया में क्या है, एक नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हम लोगों ने एक इशू किया है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, कुछ गैसेस को कंसीडर करते हैं। ये आपने प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें कुछ गैसेस हैं। कौन कौन सी हैं आप देख सकते हो, PM 2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। इसके अंदर CO2 नहीं है बिकॉज CO2 इज नॉट अ पोल्यूटेंट, CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो ये गैसेज हैं जो हम लोग NAAQ यानी कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में मेजर करते हैं। 2004 में इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, IIT कानपुर ने इस फॉर्मूले को बनाया था। देखिए इस तरह के पोस्टर आपको देखने को मिलते होंगे अपनी सिटी में। ये क्या बताते हैं आपको, ये आपको रियल टाइम परफॉर्मेंस बताते हैं एयर पोल्यूशन की, और ये कलर वाइज होता है, कलर वाइज। इसके अंदर कुछ कैटेगरी होती हैं, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर, ये कैटेगरी होती हैं इसके अंदर, और ये कलर वाइज होती हैं, ग्रीन कलर से लेके एकदम रेड और एम्बर कलर तक होती हैं। ठीक है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपकी एयर पोल्यूटेड है कि नहीं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज थी, कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा ही देते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद सीधा चलते हैं पेज नंबर 9 पे।
पेज नंबर 9 पे जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को? अलाउ वीमेन टू टेक एनडीए एग्जाम इन नवंबर, कांट बिली देयर होप। बेली का मतलब होता है कि उनको दबा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। ठीक है, किसकी होप की बात कर रहे हैं? जो बच्चे होते हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं। तो यह एक अच्छी न्यूज़ है हमारे चैनल पे। जो गर्ल्स हैं जो अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं और जो इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहती हैं, कंट्री को सर्व करना चाहती हैं और एक जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हैं, तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक और विंडो खुल गया है। अभी लड़कियां भी एनडीए का एग्जाम दे सकती हैं। पहले फीमेल्स एनडीए का एग्जाम नहीं दे सकती थी। पहले अगर वीमेन को आर्मी में जाना पड़ता था तो उनके पास दो तरीके होते थे। एक होता था उनके पास ओटीए के थ्रू और दूसरा होता था सीडीएस के थ्रू। और ये दोनों शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जा सकती थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई वीमेन आर्मी के अंदर एंट्री कर रही है तो वो 10 साल के लिए सर्व कर सकती थी। 10 साल के बाद उसको 4 साल के लिए और इंक्रीज करवा सकती थी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो मेन होते हैं, जो मेल होते हैं, वो अपनी सर्विस को परमानेंट करवा सकते थे, मतलब उसको 20 साल करवा सकते हैं। और आर्मी में आपको पेंशन के लिए कम से कम 20 सालों की सर्विस करनी जरूरी होती है। उससे कम में आपको पेंशन नहीं मिलता है, आपको मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलता है। इसका मतलब ये सारे के सारे बेनिफिट फीमेल को नहीं मिल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मेल्स को मिल रहे थे। गेटिंग दिस पॉइंट? इसका मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप था। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को साफ साफ डांट लगाई थी पिछले साल कि जो वीमेन सोर्स सर्विस कमीशन से एंट्री करते हैं, आप इनको भी मेल्स के जैसे, जैसे मर्दों के जैसे परमानेंट कमीशन में शामिल कीजिए। तो वो तो हो गया। अभी एक और पिटीशन डाली थी कि एनडीए का एग्जाम लड़कियां क्यों नहीं दे सकती। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद सरकार ने कहा है कि अगले साल से, मतलब 2022 से यूपीएससी को साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि वो फीमेल को भी नोटिफिकेशन में ऐड करे, क्योंकि एनडीए का एग्जाम यूपीएससी ही करवाता है। तो आगे से अगर हमारे यहाँ पे कोई बच्चे हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके ब्रदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, आप उनको ये बताइए कि अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो आप अभी कर सकते हो एग्जाम। तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करना स्टार्ट करें, क्योंकि रिटर्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। अगर थोड़ी सी पढ़ाई करते हो आप अच्छी खासी, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है पीएम केयर फंड से। पीएम केयर फंड में बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दिया, आपने भी शायद दिया होगा। कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि पीएम केयर फंड को आप राइट टू एक्ट के अंदर लेके आइए, राइट टू इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते थे कि अगर देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा तो सरकार को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, किसने कितना पैसा दिया, कौन पैसा दे रहा है, कहां कहां पे हम लोगों ने खर्चा किया। लेकिन सरकार ने कहा कि भैया पीएम केयर फंड कोई सरकारी फंड नहीं है। पीएम केयर फंड एक चैरिटी है, चैरिटेबल फंड है, और चैरिटेबल फंड आरटीआई के अंदर नहीं आते हैं, इसीलिए पीएम केयर फंड आरटीआई के अंदर नहीं आएगा। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन सरकार ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट में कि पीएम केयर फंड पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि पीएम केयर फंड के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑडिट की जाती है प्रॉपर तरीके से। और ऑडिट एक ऐसे एक चार्टर्ड अकाउंट के थ्रू की जाती है जिसको हमारा कैग ने अपॉइंट किया हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। तो सरकार कहते हैं कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और प्राइम मिनिस्टर है ना, वो इसके ऑनरेरी चेयरमैन है, कोई इसके परमानेंट मेंबर नहीं है, ऑनरेरी चेयरमैन है। तो इसका मतलब यह है कि पीएम केयर फंड कैन नॉट बी अंडर द आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा सरकार ने कहा है। अभी देखना रहेगा इसके ऊपर कोर्ट क्या रिएक्शन करता है, वो थोड़ा सा आने वाले समय में हमें पता चलेगा। ठीक है, अगर आप बात करें आज के एडिटोरियल पेज की, तो आज के एडिटोरियल में जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है एंकरिंग द क्वाड। देखिए भैया, क्वाड इतना ज़्यादा पुराना टॉपिक हो चुका है, अभी क्वाड के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, हो चुका है बहुत ज़्यादा क्वाड। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है ये वाली न्यूज़, अफगानिस्तान पाकिस्तान एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है कि जब कोई किसी के ऊपर अटैक करता है, छोटा मोटा अटैक, उसको एम्बुश बोलते हैं। तो अभी दिक्कत क्या है? अभी दिक्कत ये है, कुछ न्यूज़ आपको मैं दे देता हूं कि जो सार्क है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, आपको मुझे सार्क के बारे में आपको पहले करवा चुका हूं। तो आप मुझे बताओ कि सार्क जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, और इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, दैट यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, देखता हूं कौन कौन कमेंट करते हैं। जो बच्चे रेगुलर देखते हैं वो तो ऑफकोर्स करने ही वाले हैं। तो बात ऐसी है कि अभी सार्क की मीटिंग थी, लेकिन सार्क की मीटिंग आखिरी समय पे कैंसिल कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि अफगानिस्तान भी जो है वो सार्क का पार्ट हुआ करता था,
लेकिन तालिबान को क्योंकि हम लोगों ने पूरी तरह से रिकॉग्निशन नहीं दिया है, तो इस बात पे कंफ्यूजन था कि क्या तालिबान को अलाउ करें कि ना करें। और फाइनली सार्क की मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि सार्क की मीटिंग का इस बार जो होस्ट करने वाला था वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वाज द होस्ट दिस टाइम। तो ना तो हमने तालिबान को अलाउ किया, ना ही हमने सार्क की मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया है। ये पूरे का पूरा मामला है। बात यहाँ पे ये है कि अभी तालिबान पूरी बुरी तरह से चाहता है कि पूरी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करे। दुनिया जैसे यूनाइटेड नेशंस, अभी यूनाइटेड नेशन ने भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि सार्क के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी जो फॉरेन मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, भैया वो यूनाइटेड नेशन की और यूएसए की हिट लिस्ट पे हैं। मतलब दे आर द वांटेड टेररिस्ट। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सार्क का यूनाइटेड नेशन तालिबान को एक रिकॉग्नाइज्ड, एक लेजिटिमेट फोर्स के रूप में एक्सेप्ट करे? तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, और इसलिए सार्क की मीटिंग भी नहीं हो पाई। तो थोड़ा सा मामला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तालिबान, क्योंकि दुनिया कहती है तालिबान को हम आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहले तो जो आपके यहाँ पे जो टेररिस्ट लोग हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट कीजिए, मतलब इन द सेंस के लीगली तरीके से उनको ट्रीट कीजिए और उनको जो पनिशमेंट मिलना चाहिए वो मिले। दूसरा कि आपके यहाँ पे जो सरकार है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, उसमें महिलाएं या दूसरे एथनिक ग्रुप उनको भी होना चाहिए। तीसरा कि आप ह्यूमन राइट को एक्सेप्ट कीजिए, ह्यूमन राइट को फॉलो कीजिए, वीमेन को, बच्चों को उनको राइट्स दीजिए, एजुकेशन राइट दीजिए एंड ऑल दैट। कुछ चीजें अगर आप कर लोगे तो हम आपको रिकॉग्निशन कर देंगे। क्योंकि दिक्कत इसमें पता क्या है, तालिबान क्यों चाहता है रिकॉग्निशन? क्योंकि तालिबान का बहुत सारे फंड, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो फ्रीज कर दिए गए हैं। और अगर तालिबान को रिकॉग्निशन मिल जाता है तो वो पूरे का पूरा फंड तालिबान को अवेलेबल हो सकता है फॉर डिफरेंट पर्पस। ये पूरा मामला है, ठीक है। अगला जो हमारा आइडिया पेज है, परफेक्ट कोलिशन ऑफ अमेरिका, वही बाद में वो कोड की और ओकस की बात करेगा। तो ये रिपीटेड है, इसको भी हम लोग नहीं करने वाले हैं। रीडिंग गालवाकर एंड सावरकर, ये रिकमेंडेड है, आप इसको पढ़ सकते हो अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। उसके बाद है सिटीजन्स विदाउट कंट्री, इसको भी आप अवॉइड करें। देखिए आज कोई अच्छा एडिटोरियल नहीं है, तो हम लोग फोर्सफुली एडिटोरियल नहीं करेंगे। एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो कोई करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज हम लोग कोई भी एडिटोरियल यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अपने आप को फोर्स नहीं करना है, फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो करो, नहीं है तो मत करो। एक्सप्लेन सेक्शन क्या कहता है? इनकम इन पोल बाउंड स्टेट, ये पूरा लगभग एक पॉलिटिकल न्यूज है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। उन जैसे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर में और गोवा में, यहाँ पे होने वाले हैं इलेक्शन। तो इस आर्टिकल के थ्रू बताया गया है कि इन स्टेट्स में पर कैपिटा इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, मतलब इनका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़ा है या कम हुआ है। वही पूरी की पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है आरबीआई के डेटा के हिसाब से। हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अगला कहता है वाई सिंह कुड बी किंग मेकर अगेन इन कनाडा। देखे कनाडा में इलेक्शन हुए, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, जैसे इंडिया में होता है ना बाप का बेटा ही नेता बनता है, ऐसा ही वहां पे भी है। तो ट्रूडो के जो पिताजी थे वो भी प्राइम मिनिस्टर थे भैया कनाडा के, तो इसके अंदर कोई खास बड़ा नेता नहीं है, ठीक है, मिस्टर ट्रूडो, क्योंकि कनाडा में इनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। तो बात ऐसी है कि 2015 में ये बने थे पीएम, उसके बाद ये 2019 में इलेक्शन हुए तो फिर से पीएम बने। अभी 2024 में इलेक्शन होने थे, लेकिन इन भाई साहब ने पहले ही इलेक्शन करवा दिए, 2 साल पहले ही इलेक्शन करवा दिए। इनको लगा था कि शायद मैं मेजोरिटी से जीत जाऊंगा, लेकिन मेजोरिटी इनके पास आई नहीं, क्योंकि कनाडा के लोग इनके काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। अब वहां पे एक राइट विंग, लेफ्ट विंग लीडर हैं मिस्टर सिंह, जगमीत सिंह। इनकी पार्टी के पास भी अच्छी खासी सीट है वहां पे। तो अगर मिस्टर ट्रूडो को मेजोरिटी में आना है, पावर में आना है, तो जगमीत सिंह की सपोर्ट इनको चाहिए। और जगमीत सिंह के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो जगमीत सिंह हैं, ये सरदार जी हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, कनाडा में रहते हैं, और ये लेफ्ट विंग हैं, और ये प्रो खालिस्तानी भी है भैया, प्रो खालिस्तानी है, इसलिए इंडिया इनका बिल्कुल भी वेलकम नहीं करता है। और मिस्टर ट्रूडो अगर जगमीत सिंह की सपोर्ट लेते हैं तो इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप भी आपस में खराब होने वाले हैं, क्योंकि कई ऐसे वांटेड लीडर्स हैं खालिस्तान के जो जगमीत सिंह की पार्टी में हैं और वो खुल के खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पूरा मामला है, कनाडा की पॉलिटिक्स है, तो आपको ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए
अगला जो हम लोग करने वाले हैं वो है व्हाट इज द हवाना सिंड्रोम। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। हवाना सिंड्रोम एक थोड़ा सा डिसीज होता है। इस डिसीज के अंदर क्या होता है, हवाना तो आपको पता होगा, क्यूबा, क्यूबा की कैपिटल है हवाना। एक हवाना सिंड्रोम है, मतलब यहाँ पे अगर आप जाते हो तो एक पर्टिकुलर तरह का डिसीज आपको हो सकता है, जिसमें आपको नोजिया हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको निमोनिया हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसका रीज़न क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता, क्यों होता है। कोई बैक्टीरिया से होता है, कोई वायरस से होता है, और ये पुराना है, 2016 से ही चला आ रहा है। तो अभी तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़, ठीक है, छोड़ सकते हो इसको भी आप। अगर दुनियादारी की बात करें तो वर्ल्ड न्यूज में आ जाता है तालिबान राइट टू यूएन चीफ आस्क फॉर द पार्टिसिपेशन एट द जनरल असेंबली। देखिए वही मैं बात कर रहा था आपको। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली अभी होने वाली है, तालिबान ने रिक्वेस्ट किया है कि सर प्लीज आप हमें भी रिकॉग्निशन दे दीजिए, हम भी वहां पे आके अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है, क्योंकि रिकॉग्निशन लेने के लिए कुछ कंट्रीज की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो परमिशन अभी इसको मिली नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पूरा मामला था। अगला क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया सेज ट्रेड पैक्ट वुड बेनिफिट यूरोपियन यूनियन इन इंडो पैसिफिक। वही पूरा मामला है ओकस वाला। ओकस की वजह से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन थोड़े खराब हो गए हैं, फ्रांस के अमेरिका के साथ, यूके के साथ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि फ्यूचर में इंडो पैसिफिक के अंदर अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो पूरे यूरोपियन यूनियन को इससे बेनिफिट होने वाला है। तो कोई खास न्यूज़ नहीं है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। देखिए हम लोग उन्हीं न्यूज़ को पढ़ते हैं जहां पे इंडिया एक स्टेक होल्डर होता है, और ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको एडिटोरियल करवा चुका हूं। कल द हिंदू का एडिटोरियल आया था, उसकी एनालिसिस भी मैंने करवाई थी। हिंदू का एडिटोरियल की एनालिसिस हम लोग सिर्फ इंग्लिश में करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस हम लोग हिंदी में करते हैं। अगर कोई इंडियन द हिंदू का एडिटोरियल की एनालिसिस देखना चाहता है वो भी हमारे चैनल पे जाके देख सकता है। लेकिन जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो तो इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें वहाँ पे मैसेज भेजें, हम आपको यहाँ से लिंक भेज देंगे। यहाँ पे आपको हम लोग डेली क्विज प्रोवाइड करवाते हैं, डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराते हैं, और करंट अफेयर का बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और अगर चाहते हैं आप हमारे इस एफर्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि इसके लिए रिसोर्सेज लगते हैं, समय लगता है, तो आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो। यूपीआई, पेटीएम और गूगल पे यहाँ पे दिया हुआ है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डोनेट करें यार। चलिए ठीक है, आगे जो आता है इकोनॉमी सेक्शन में। इकोनॉमी सेक्शन में आता है फ्रीडम फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, गोयल लॉन्चेस सिंगल विंडो फॉर बीज अप्रूवल। देखिए हमारी कंट्री में क्या होता है, अगर आपको कोई बिजनेस खोलना है तो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है। ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सेंटर के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट के अंदर डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, अरे इतने सारे डिपार्टमेंट हैं। आप बिजनेस खोलने से ही मना कर दोगे, भैया मुझे नहीं खोलना है, क्योंकि कई साल लग जाते हैं आपके यार अप्रूवल लेने में। एक का अप्रूवल मिलता है तो दूसरे का नहीं मिलता, यहाँ पे सिग्नेचर नहीं है, यहाँ पे सील नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और इसी के चक्कर में ब्राइब होता है, करप्शन होता है। तो क्या होता है, अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आपको कम से कम 18 सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, 9 स्टेट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अभी तक सरकार ने जो ऑनलाइन परमिशन दी जाती थी वो कुछ कुछ डिपार्टमेंट के लिए दी जाती थी। तभी ऐसा हुआ कि जो मिस्टर गोयल हैं, हमारे जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है हम एक जो हमारे पास पहले से जो पोर्टल था, इस पोर्टल के अंदर हम लोग कुछ नए डिपार्टमेंट्स को भी ऐड करेंगे। अगर किसी को बिजनेस खोलना है तो आप इस पोर्टल पे जाइए, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिए, अपना बिजनेस का आइडिया यहाँ पे फुलफिल कीजिए, हम आपको यहीं से डायरेक्ट अप्रूवल दे देंगे, सिंगल विंडो अप्रूवल आपको दे देंगे। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट जाके धक्के खाने की जरूरत नहीं है। इससे होगा क्या, इससे इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगा, इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस खोलेंगे, स्टार्टअप खोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगली न्यूज आती है बॉन्ड बाइंग टेपर कमिंग सून, सिग्नल यूएस फेडरल रिजर्व। तो ये हमारे लिए न्यूज नहीं है, लेकिन एक बात आपको मैं बताता चलूं कि जैसे इंडिया में रिजर्व आरबीआई होता है, ऐसे ही यूएसए के अंदर फेडरल रिजर्व, वहां पे जो फेड उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट हाई कर देता है तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि उनको यूएसए में बेनिफिट मिलने लगता है। सपोज करो यूएसए के अंदर अभी इंटरेस्ट रेट 1.5% है और इंडिया में इंटरेस्ट रेट 4.5% है, तो डेफिनेटली लोग इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेंगे, यूएसए में नहीं करेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट। लेकिन अगर यूएसए में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से अपनी मनी खींच के यूएसए के अंदर जाके सेव करना शुरू कर देंगे।
तो जब भी फेडरल रिजर्व जो है अमेरिका का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो इंडिया से इन्वेस्टमेंट बाहर की तरफ चली जाती है। तो ऐसा सिग्नल दिया है अभी फेड ने यूएसए के अंदर, वो के फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने वाला है। तो इंडिया की जो एफडीआई वाला जो पूरा मामला है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, जो होगा फ्यूचर में तभी इस टॉपिक को करेंगे, अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं। आरबीआई गवर्नर ने कहा है पुशेस फॉर द बिग इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा हेल्थ। कोविड की वजह से जीडीपी डाउन है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे पास, पर कैपिटा इनकम भी बहुत डाउन है, बिजनेस की हालत बहुत खराब है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई है। इसका सोल्यूशन क्या है? आरबीआई गवर्नर ने कहा है इसका एक ही सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और हेल्थ सेक्टर के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। इससे कई सारे बेनिफिट होंगे। एक तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करते हो ना तो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर ये सरकार करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, लो कार्बन, हेल्थ, एजुकेशन, इसके ऊपर खर्चा करना चाहिए सरकार को रादर देन अदर सेक्टर्स। ठीक है, बस ऐसा ही कहा है तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया यूएई लुक टू सिग्नल साइन अर्ली हार्वेस्ट डील बाय स्टार्ट 2020। अभी अर्ली हार्वेस्ट क्या होती है? देखिए, एक चीज होती है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, अगर किसी कंट्री के साथ हम लोग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करते हैं, इसका मतलब हम उस कंट्री को और वो हमारी कंट्री को एज अ डोमेस्टिक कंट्री डील करती है। जैसे मान लो इंडिया के बीच में और श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, तो इंडिया से जो भी सामान श्रीलंका के अंदर जाएगा उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। और अगर श्रीलंका से कोई सामान इंडिया में आता है तो हम भी उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, उसको एज अ डोमेस्टिक करेंसी प्रोडक्ट डील करेंगे। ये मतलब होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का। ऐसा ही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया यूएई के साथ करना चाहती है, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से पहले एक और एग्रीमेंट होता है जिसे कहते हैं अर्ली हार्वेस्ट डील। जैसे अगर सरकार ने डिसाइड किया है कि वो अगले साल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने वाली है, तो उससे पहले एक अर्ली हार्वेस्ट डील की जाती है जिसमें माहौल को थोड़ा सा अच्छा किया जाता है। तो शुरू में माहौल थोड़ा सा बेटर होता है, बाद में हम लोग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर देते हैं। तो यूएई के साथ अभी हम लोग अर्ली हार्वेस्ट डील करने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट कर लिया है तो समझो। तो फ्यूचर में हम लोग यूएई के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने की बात कई सालों से लगातार चल रही है, अभी तक हो नहीं पाई है। लेट्स होप के फ्यूचर में हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ी न्यूज आप पढ़ सकते हो। एवरग्रांडे डेट डील काम कंटेजियन कंसर्न। भैया एवरग्रांडे क्या है? ये चाइना की सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है और ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल 500 कंपनीज में भी है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एवरग्रांडे के अंदर चल रहा है अभी क्राइसिस, डेट क्राइसिस चल रहा है। 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा का डेट है इसके ऊपर, जो ये चुका नहीं पा रहे हैं। अगर एवरग्रांडे फ्लॉप हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो चाइना की इकोनॉमी भी क्रैश हो सकती है। क्योंकि ऐसा ही क्रैश जो है 2008 में अमेरिका में हुआ था, जब वहां पे लेमन ब्रदर्स जो बैंक था वो बैंकरप्ट हो गया था। ऐसा ही कुछ चांस चाइना के अंदर भी नजर आ रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो शायद दुनिया में एक दोबारा से रिसेशन आ सकता है, ऐसा कुछ लोग एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो एवरग्रांडे की न्यूज अगर पढ़नी है तो आप उसको भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।